नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल। आज है 1 जनवरी 2021। इस नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। कुल मिलाकर 3 सरकारी योजनाओं का अलग अलग पेजेस पर जिक्र है। सबसे पहले ये योजनाएं देख लेते हैं। एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नई योजना नहीं है, 2015 से चल रही है। यहाँ पर एक अलग से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC कंपनी बनाई गई जिसका नाम है मुद्रा। ये मुद्रा को अलग अलग स्रोत से पैसा दिया जाता है, जिसकी मदद से वो बैंक और NBFC कंपनियों को पैसा देती है और वहाँ से लघु उद्योग माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन में पैसा दिया जाता है। मान लीजिए वो माइक्रो एंटरप्राइज लोन का पैसा वापस नहीं कर पाए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवा विभाग, उसके नीचे एक दूसरी सरकारी कंपनी है NCGTC, वो लोन के नुकसान की भरपाई करती है। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आत्मनिर्भर भारत के दौरान यहाँ पर भी छोटे वाले लोन पर सरकार ने कुछ सब्सिडी देने की बात की थी। मुद्रा योजना में लोन प्रोडक्ट्स के 3 प्रकार होते हैं। शिशु, तरुण, किशोर, वो डिपेंड करता है कि 50,000 से लेकर 10 लाख की रकम में कितनी रकम आप लोन में ले रहे हैं। हाँ, तो ये पहली योजना मुद्रा योजना चर्चा में इसलिए है क्योंकि कुछ राज्यों में कोरोना के चलते अब ये लघु उद्योगों ने लोन लिया है, वापस नहीं कर पाएंगे, ऐसे बड़े बैंकर्स को चिंता हो रही है। दूसरी योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये नई योजना है। कोरोना के बाद इकोनॉमी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर आई, जिसके अंतर्गत ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक EPFO कानून है, जहाँ पर ये फैक्ट्री और ऐसे दूसरे यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान है कि ऐसा कोई फैक्ट्री और दूसरे यूनिट्स में काम करने वाला व्यक्ति जिसकी महीने की तनख्वाह 15,000 रुपये या उससे कम है, तो कंपलसरीली उसकी सैलरी का 12% काटा जाएगा और सामने उस फैक्ट्री के मालिक ने अपने पॉकेट से भी 12% एक्स्ट्रा देना होगा। तो 12% प्लस 12% कितना हुआ? 24% वो पैसा और ये पूरी रकम EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, वैधानिक निगम, उसको दिया जाएगा। EPFO वो वाला पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयर बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, उधर से माल मिलेगा तो फिर वहाँ से ये अपने कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड में, पेंशन में पैसा मिलता रहे। तो ये तो सालों से योजना चल ही रही थी, लेकिन कोरोना के चलते क्योंकि मजदूरों को भी सैलरी में पैसा कट जाए या मालिक को भी पैसा देना है, सबको दिक्कतें आ रही थी। तो भारत सरकार एक नई योजना लेकर आई, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि कोई भी फैक्ट्री मालिक नए मजदूर को नौकरी देता है या कोई पुराना मजदूर जिसकी कोरोना के दौरान नौकरी छूट गई थी मार्च से सितंबर में और फिर उसको वापस नौकरी कहीं पर लग गई है 1 अक्टूबर या उसके बाद से, तो ऐसे सब मजदूर ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर कुल मिलाकर 1,000 जितने मजदूर हैं। तो इन सभी के लिए सरकार यानी यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय 12+12 यानी 24% रकम EPFO में जमा करेगा, तो मजदूर की सैलरी भी नहीं कटेगी, मालिक ने अपने पॉकेट से भी पैसा नहीं देना होगा, तो उनका पैसा बच गया, उससे वो जाके शॉपिंग करे, इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, ग्रोथ आ जाए, वो सब बातें। और अगर कोई ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर 1,000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो फिर सिर्फ वर्कर्स के जिम्मेदारी जो थी उनकी सैलरी का 12% कटे, सरकार उतना ही EPFO में जमा करेगी और मालिक ने अपने पॉकेट से 12% तो वो मालिक ने देने होंगे, अगर ऐसी बड़ी कोई फैक्ट्री, यूनिट, इकाई, कंपनी है। हाँ, तो ये दूसरी योजना हमने देख ली, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये भी चर्चा में, तो मतलब ये इंडियन एक्सप्रेस को लिखने के लिए आज कोई मुद्दे नहीं, तो ये योजना उन्होंने लिखी। तीसरी योजना है रोड टैप स्कीम, एक्सपोर्टर्स के लिए, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। मान लीजिए बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स, वो ऐसा सोचे कि मैं कहीं से गेहूं खरीद लेता हूं, उससे मैं बिस्किट बनाऊं और जाके यूरोप में एक्सपोर्ट करूं। जब वो ऐसा करेंगे तो ये जो गेहूं खरीदें उसको ग्राइंडर में पीसना होगा। बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियों में आपने देखा होगा सब इलेक्ट्रिक मशीनरी होती है, तो वो जितनी बिजली की खपत होती है उस पर क्या GST लगता है? नहीं, उस पर राज्य सरकार की अलग से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। फिर वो इस सभी चीज़ों को ट्रक में भर के भेजेंगे मुंबई की बंदरगाह तक और वहाँ से शिप के द्वारा आगे यूरोप में, अमेरिका में भेजा जाए। हाँ, तो ये जो ट्रक ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं तो उसमें लगता है डीजल पर GST नहीं लगता, उस पर केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादन शुल्क और राज्य सरकार का वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्यवर्धित कर, वैट लगता है। और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्टेड चीज़ों पर कस्टम्स ड्यूटी यानी केंद्र सरकार की सीमा शुल्क लगती है। अलग से एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम तो है ही GST। GST का फ़ायदा ये है कि उसमें
जितना भी आपने इनपुट खरीदा उस पर आपने जितने टैक्स जीएसटी का भरा वो सब आपको माफ़ी में मिल जाता है जब आप आगे उसका सेल्स करने जाएं। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको अलग अलग टैक्स बताए जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज, वैट, कस्टम्स, तो इनमें से कुछ टैक्स ऐसे हैं जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो भारत के एक्सपोर्टर्स को अगर प्रोत्साहन देना है तो उन सब की उनको माफ़ी मिलनी चाहिए। उसके लिए ये रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स यानी रोड टैप स्कीम ऐसा कॉमर्स मिनिस्ट्री कुछ नोटिफाई करती है, जहाँ पर इन सब टैक्स के अंदर उसको वो सारे टैक्स जो उसने भरा है एक्सपोर्टर्स को वो कस्टम्स ड्यूटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा विजुलाइज करो कि उसकी पेटीएम अकाउंट में ये स्पेशल बैलेंस बन गया और फिर पेटीएम में जैसे आपने कुछ खरीदारी की और सामने आपको कैशबैक पॉइंट मिलते हैं जिससे आप अपना बिजली का बिल भर सको वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको अगर कस्टम्स ड्यूटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली तो वो सारे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए बाबा रामदेव आगे थाईलैंड से कोकोनट इंपोर्ट करे और उससे कोकोनट बिस्किट मेरे को बनाना है, तो उस वक्त उन्होंने इंपोर्ट पे भी कस्टम्स ड्यूटी लगती है, तो ये अभी उनके जितने पॉइंट्स बने हैं उसको वो वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या फिर कि उनको अगर चाहें तो यही सारे पॉइंट्स किसी और कंपनी को भी वो बेच सकते हैं, तो सामने एडजस्टमेंट हो जाए। हाँ, तो ये रोड टैप स्कीम, इससे पहले ऐसी एक दूसरी भी योजना थी जिसका नाम था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन उसने उसका विरोध किया कि इसके चलते इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस टाइप की सब्सिडी योजनाएं ठीक नहीं, तो सरकार ने उसको हटाकर ये नई योजना लेकर आए। हाँ, तो 3 योजनाएं हमने देख ली, मुद्रा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार और एक्सपोर्टर्स के लिए रोड टैप स्कीम। मित्रों, ये भी योजनाएं और उसके अलावा भी बहुत सारी और योजनाएं, जितनी भी प्रीलिम मेंस के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की सरकारी योजनाएं, वो सारी की सारी मेरे इकोनॉमी के फुल लेंथ कोर्स में कवर होती हैं। अनअकैडमी पर ये कोर्स जारी है। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पेज पे दिया है और चेकआउट के दौरान आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं mrunal.org। मेरे इकोनॉमी कोर्स की खास बात यह है कि उसमें ऐसे मल्टीमीडिया रिच पावर पॉइंट भी होते हैं, अलग से रिवीजन के लिए हैंडआउट भी होता है। हैंडआउट के अंदर सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन भी होता है, तो आप अगर दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में मेंस लिखना चाहते हैं तो आपको सहूलियत हो जाए। गुरु, शुक्र, शनि, रवि रात को 9 बजे से क्लास होती है, तो वर्किंग प्रोफेशनल भी, होम मेकर्स भी, सब लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। लाइव में क्लास छूट जाए तो रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं। वीकली क्विज होती है ताकि कंपटीशन में आपको पता चले आप कहाँ पर हैं। और जिस तरह मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ तो भाई प्रतीक नायक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसी तरह ज्योग्राफी, पॉलिटी, अलग अलग विषय के सब टॉप एजुकेटर्स सिलेबस कवरेज, स्टडी मटेरियल से लेकर अगर आप इंटरव्यू तक सिलेक्ट होते हैं तो उसका भी फ्री गाइडेंस, ये सारी चीज़ें होती है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और चेकआउट के दौरान कूपन कोड यूज़ करें mrunal.org फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। खैर, तो हमारा मुद्दा था 1 जनवरी 2021 शुक्रवार के न्यूज़पेपर में मुझे काम की चीज़ क्या लगी। 3 तो योजनाएं थी काम की, हमने देख ली। इसके अलावा पेज 1 उस पर वही कोरोना की बातें जा रही हैं और बोर्ड एग्ज़ाम मई महीने में होंगे, रिजल्ट जुलाई में आएगा, ये सब अपने लिए काम का नहीं। फिर क्योंकि नया वर्ष है तो फील गुड करने के लिए अलग अलग लोगों की कि आपके जीवन में कोरोना से क्या परिवर्तन आए और क्या आपको लगता है आपकी गाड़ी वापस पटरी पे आ रही है, वो लोग बोले हाँ हम पॉजिटिव हैं। इस टाइप के सब अलग अलग पन्नों पे बहुत सारे फील गुड टाइप के छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाए गए हैं जो कुछ काम का नहीं। ऐसा करते करते पेज 4 पे तक हम पहुंच जाएं, कुछ मिलता नहीं। पेज 5 भी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में कुछ मिलता नहीं। पेज 6 भी ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में कुछ नहीं। पेज 7 बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट काम के नहीं। पेज 8 पे भी ऐसे फील गुड समाचार, पेज 9 पे भी ऐसे फील गुड समाचार, ये सब में मतलब कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोरदार चीज़ निकलती नहीं। फिर हम चले पेज 10 और 11 जहाँ पर दिए गए हैं कॉलम्स। नए साल का पहला दिन है तो कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई जोरदार कॉलम लिखने चाहिए, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने आज ऐसा कुछ नहीं किया। वही सब किसान, कोरोना, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट टाइप की चीज़ें, लेकिन इनमें जितने भी आज कॉलम दिए उसमें कुछ भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोरदार दिखता नहीं, तो सीधा इसको आप स्किप करें, आगे बढ़े। पेज 12 पे वही EPFO की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री जारी है कि वो लोग 8.5% इंटरेस्ट बेनिफिशियरीज़ को देंगे। पहले कंट्रोवर्सी जो चल रही थी कि हफ्तों में देंगे, वो नहीं कि एक साथ ही पूरा दे देंगे। और उसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का भी जिक्र है जो हमने अभी शुरुआत में ही पढ़ लिया। फिर चले पेज 13, केरला राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार किसानों के जो कानून थे उसमें सुधार किए हैं उसको रद्द कर दे। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं। जब तक फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं लेकर आती तब तक ये सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री कुछ काम की नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो। फिर हम चले पेज 14। हाँ, पेज 14 पर थोड़ी काम की चीज़ें हैं। एक है हाइजीन हाइपोथेसिस, स्वच्छता के बारे में कुछ पूर्व धारणा। ये रिसर्चर ऐसा बोल रहे हैं
कि भारत जैसे डेवलपिंग नेशंस में, विकासशील देशों में गंदगी ज़्यादा होती है। उनकी जनता वैसे ही गंदा पानी पीती है, गंदी हवा सांस में लेती है, तो बचपन से ही उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति थोड़ी थोड़ी डेवलप होती रहती है, ताकि वो जब बड़े हो जाते हैं तब भी कोरोना टाइप वायरस आए तो हाँ बीमार हो सकते हैं, लेकिन उनकी मौत नहीं हो जाएगी। जबकि अमेरिका, कनाडा ऐसे विकसित देश, डेवलप कंट्रीज़, वहाँ तो उनको बचपन से ही क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन फूड मिलता है, तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है। परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग कोरोना में मर गए, जबकि भारत में भी लोग बीमार तो होते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में मरे नहीं। सो दैट इज़ हाइजीन हाइपोथेसिस। क्या इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अब नए साल के पहले दिन ही सड़क पे जाके कीचड़ में रेंगना शुरू करेंगे, हाँ मेरी इम्यूनिटी और डेवलप हो जाए, मैं गंदगी में खेलता हूँ। खैर उसके बाद उत्तर प्रदेश से दो समाचार जहाँ से हमें एथिक्स केस स्टडी का माल मिलता है। पहले समाचार है आगरा, जहाँ पास में से यमुना नदी बहती है और वहाँ से इलीगल सैंड माइनिंग होती है। वो रेती या बालू, उसको वो ट्रक में भर भर के सीमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चुरा के ले जाते हैं। पता चला एक नौजवान था जिसको सही से ट्रक चलानी भी नहीं आती थी, लेकिन वो भी ऐसी इलीगल सैंड माइनिंग के काम कर रहा था। वो ट्रक चला के जा रहा था, पुलिस की जीप उसने देखी, वो डर गया और जल्दी से ट्रक चलाने लगा। तो क्योंकि उसकी ड्राइविंग स्किल ही ख़राब थी तो ट्रक पलट गई, एक्सीडेंट हुआ, लड़का मर गया। तो आस पड़ोस में रहने वाले उसके जो भी यार रिश्तेदार होंगे, ऐसे 300 लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने पुलिस थाने को ही आग लगा दी। सो एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आप क्या करेंगे? हाँ, तो जवाब में आप सोचिए क्या करेंगे। एक तो अतिरिक्त आप पुलिस बल को मंगवाएंगे, इन सब राइटर्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आजकल तो अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, तो पता चल जाए कि कौन कौन इस आगजनी में, आर्सनिंग में शामिल थे। उनको अरेस्ट किया जाए, कोर्ट में प्रोड्यूस करो, बड़ा सा जुर्माना लगाया जाए और उसके भी पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट दिए जाए कि देखो इनको ऐसा हुआ है, ताकि दूसरे लोग दूसरी बार हरकत नहीं करें। और फसाद की शुरुआत कहाँ से हुई कि यमुना नदी में ऐसी इलीगल सैंड माइनिंग होती थी, तो वहीं पर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करें। और ये लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, फिर भी घूम रहा था, तो ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाए, ट्रैफिक विजिलेंस बढ़ाई जाए। जिन रास्तों से सैंड माइनिंग के ज़्यादा केस बनते हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और लगाए जाएँ। उन पर जो पुलिस वालों को आप चौकीदारी के लिए लगाते हैं उनको भी रोटेट करते रहें, ताकि वो ऐसे ट्रक ड्राइवरों के साथ रिश्वत और सांठगांठ नहीं कर दे, वगैरह वगैरह। सोचिए, सारे मुद्दे हो सकते हैं। दूसरे ऐसे ही केस स्टडी के समाचार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पता चला क्लास 10 का एक लड़का उसके अंकल की रिवॉल्वर लेके स्कूल में आया था और मैं पहली बेंच पे बैठूंगा या आखिरी कुछ बेंच में बैठने की बात पे लड़ाई हो गई किसी के साथ और दूसरे लड़के को उसने गोली मार दी। खैर फिर स्कूल के स्टाफ वालों ने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने अब उसको जुवेनाइल सेंटर में भेजेंगे वगैरह। तो प्रश्न ये है कि ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, किशोरों में आपराधिकता जो बढ़ रही है, उसे आप कैसे कम करेंगे? हाँ, तो इधर भी आप क्या करें, स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव शुरू करो। सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी? लड़के के पेरेंट्स की। तो उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरा दिन क्या करता है, पबजी खेलता है और ये अंकल की बंदूक है, वो हमारे घर में आए तो अलमारी में कहीं लॉक करके सब रखना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी टीचर्स की। मित्रों, विदेशों में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक थियरी है जिसका नाम है ब्रोकन विंडो थियरी। ब्रोकन विंडो थियरी ऐसा बोलती है कि अगर कोई अपराधी पत्थर मार के किसी के घर का कांच फोड़ देता है लेकिन पुलिस उसको पकड़ती नहीं, तो दूसरे अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे कि देखो कांच फोड़ा तो पुलिस ने पकड़ा नहीं, और अब क्योंकि कांच फूटा है तो हम खिड़की से घर में चले जाते हैं और लोगों को लूट लेते हैं, हमको भी पुलिस नहीं पकड़ेगी। तो ये ब्रोकन विंडो थियरी क्या दिखा रही है? अगर छोटे अपराधों को रोका नहीं जाए तो वो बड़े अपराध करने के लिए भी अपराधियों के हौसले बुलंद करता है। नॉट टेकिंग एक्शन ऑन अ स्मॉलर क्राइम रिजल्ट्स इनटू बिगर क्राइम्स। टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है। स्कूल में वो देखते हैं कुछ लड़के पहले से ही मन चले हैं, बदमाश हैं, दूसरों के साथ मारपीट करते हैं, लेकिन आजकल टीचर्स मतलब वो कुछ उस पर एक्शन नहीं लेते कि वो तो उनकी देखने दो। इसके चलते ऐसे जो बुलीज होते हैं उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं कि आज मैंने किसी को थप्पड़ मारा, मुझे टीचर ने कुछ नहीं बोला, कल मैं चाकू लेके आऊँगा, तीसरे दिन बंदूक लेके आऊँगा, कौन पूछने वाला है। इससे भी आगे बढ़े, समाज की क्या जिम्मेदारी। तो एज अ सोसाइटी ये जो मूवीज़, वेब सीरीज़, ये मिर्ज़ापुर और सेक्रेड गेम्स टाइप की, जहाँ पर ये दबंग, बाहुबली, गुंडागिरी को ग्लैमराइज किया जाता है, उस पर सरकार भी सीरियसली कुछ करे, वो सब की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी। उसी तरह ये जितने भी टीनेजर्स हैं वो पूरा दिन ये टीवी, वेब सीरीज़ और पबजी क्यों खेलते हैं? उनको कुछ प्रोडक्टिव काम करवाना चाहिए, जैसे स्कूल में पीटी हो, स्पोर्ट्स हो, एनसीसी, एनएसएस,
ताकि उनकी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव चैनल में डायरेक्ट किया जा सके, वरना ये सब यही दबंगाई और बाहुबली टाइप की चीज़ें उनको दिखेंगी। साथ ही साथ जो बच्चे पहले ऐसे अपराधों में पकड़े गए थे, जिनको वो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर, वो किशोर सुधार गृह में भेजा जाता है, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए कि वहाँ पर लाइफ कितनी कठिन होती है। सुबह जल्दी उठना पड़े, खाना भी कोई ठीक से, मतलब घी दूध की नदियाँ तो नहीं बहती होंगी, टीवी मनपसंद आप देख नहीं सकते। तो ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर स्कूल के सभी बच्चों को दिखाई जाए, ताकि कुछ लोग जो बहुत वेब शोज देख के वो टशन में आ जाते हैं कि मुझे तो जेल में भी पुलिस ले जाए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको ज़रा दिखाइए कि जेल में असल में ज़िंदगी होती कैसी है। तो अपने आप ही वो कंट्रोल में रहेंगे और ऐसे अपराध से बचेंगे। तो ऐसा सब आप सोचिए, इसके जवाब हो सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आदमी खुद से लिख नहीं सके। ऑलराइट, सो दैट वाज पेज 14। फिर हम चले पेज 15, एक्सप्लेन सीरीज़। एक्सप्लेन सीरीज़ में आज कुछ भी काम का नहीं, वही सब कोरोना में क्या हुआ और वर्क फ्रॉम होम और शेयर मार्केट अप डाउन टाइप की चीज़ें चल रही, कुछ काम का नहीं। फिर हम चले पेज 16 पर, जहाँ पर वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में भी वैसे तो कुछ काम का नहीं। चीन की एक सरकारी कंपनी है सिनोफार्म, उसकी वैक्सीन को चीन सरकार ने अनुमति दी है और पाकिस्तान भी वही वैक्सीन के डोज उनसे लेगा। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक अब्राहम एकॉर्ड्स करवाए थे, जिसके अंतर्गत इजराइल के, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और कुछ देशों के साथ रिश्तों को सामान्य किया जाए, ऐसी सब समझौता किया गया था अब्राहम एकॉर्ड्स में। तो उसके चलते अब उनके रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। इजराइल के भी लोग, उनको अगर शादी करनी हो, बर्थडे पार्टी मनानी हो, तो दुबई में जाके बड़े बड़े 5 स्टार होटल में अब वो जश्न मना रहे हैं, ऐसे सब समाचार। लेकिन ये अपने लिए कुछ काम का नहीं, सिवाय कि अब्राहम एकॉर्ड्स और उससे भारत को क्या असर। तो आगे याद करो, कुछ हफ्तों पहले राजा मोहन ने वो मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी में लिखा था, वो वाले वीडियो आप वापस देख लीजिए। पर्सन इन न्यूज़ में अमेरिका में एक सैमुअल लिटल नाम का व्यक्ति, जो कि एक सीरियल किलर था, 93 लोगों को मारा था। भाई ऐसी जेम्स बॉन्ड टाइप की चीज़ें हमको नहीं पूछते हैं, इसको इग्नोर करो। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनके पिता ने फ्रेंच सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है कि मुझे इंग्लैंड का नागरिक नहीं, मुझे फ्रांस का नागरिक बनना है। क्योंकि उनके फादर स्टैनली जॉनसन, उन्होंने ब्रेग्जिट में ऐसा वोट किया था कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए, उन्होंने वहाँ से नहीं निकलना चाहिए, और उनकी माँ भी फ्रांस सिटीजनशिप थी वगैरह। खैर, तो ये सब ऐसी चीज़ें हमारे लिए कुछ काम की नहीं, इसको छोड़ो। ये बोरिस जॉनसन की इतनी बार शादियाँ हो चुकी है, उसके इतने बच्चे, उसको खुद पता नहीं होगा कौन सा रिश्तेदार क्या कर रहा है, तो हम अपना काम धंधा छोड़ के ये सब क्यों तैयार करें। विश्व समाचार में आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी है। इतने दिनों से इंडियन एक्सप्रेस जो पागल हो चुका था कि भाषणचार नाम के आइलैंड पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश भेज रहा है, जैसे दुनिया में कोई खबर ही नहीं बची थी, ऐसा पिछले एक हफ्ते से रोज़ 400 वर्ड के कॉलम डाल रहा था, लेकिन आज उसने वो नहीं डाला है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग समाचार है। उसी तरह नेपाल में प्रचंड धमाल, उसके बारे में भी आज उन्होंने एक भी चीज़ नहीं डाली, तो ये भी दिलचस्प है। भाई आप रोज़ फालतू समाचार डाल रहे हो, तो आज भी फालतू समाचार डालने चाहिए, क्यों नहीं डाले, ये मेरी कंप्लेन है। फिर हम चले पेज 17, इकोनॉमी। एक तो थी रोड टैप स्कीम, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दी। क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, श्रम बल के बारे में हर 3-3 महीने पर सर्वे हो, उसके कुछ आंकड़े आए हैं, हमने तैयार नहीं करने। पूरे साल में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की क्या स्थिति थी, इस साल जो अभी समझिए 31 जनवरी को नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें एक चैप्टर ही ऐसा होता है लेबर वगैरह के बारे में, तो वहाँ पर एक बार में डेटा तैयार करना, ये 3-3 महीने का डेटा नहीं पूछते, डोंट वेस्ट टाइम। फिर साइरस मिस्त्री और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तू में चल रही, काम का नहीं। इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस यानी IUC, अगर जियो का ग्राहक एयरटेल के ग्राहक को कॉल करता है तो उस पर जो टेलीकॉम की फ़ी लगती है वो तो लगती है एडिशनली, क्योंकि जियो का क्लाइंट एक नॉन जियो क्लाइंट को कॉल कर रहा है, मतलब एक टेलीकॉम ऑपरेटर का क्लाइंट दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर में जब कॉल करता है, तो ये जियो कंपनी ने एयरटेल कंपनी को एडिशनली फीस देनी पड़ती है, जिसका नाम होता है इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। मतलब एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरी टेलीकॉम कंपनी में जब कॉल किया जाए तभी ये लगता है। जियो का ग्राहक जियो को फ़ोन करे तो कुछ नहीं, एयरटेल का ग्राहक एयरटेल को फ़ोन करे तो ये वाला चार्ज नहीं लगेगा उसमें। हाँ, तो ये IUC चार्ज जो लगता था जियो, उसने ये सारा चार्ज अपने कस्टमर पे वो थोप देते थे, लेकिन अब से 1 जनवरी से सरकारी ये पूरी सिस्टम ही बंद करवा रही है IUC चार्ज। तो जियो ने कहा अब से फ्री कॉल रहेंगे, भले आप दूसरे नेटवर्क में कॉल करो। ये तो वन लाइनर चीज़ है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का फ़ायदा नहीं। प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद, मतलब ये अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना, दूसरे देशों से आयात होने वाली चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं ताकि लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट कर सके। अब इसी टैक्स में अमेरिकी सरकार ने फ्रांस से आने वाली वाइन पर और जर्मनी में बनने वाले एयरक्राफ्ट के सब स्पेयर पार्ट पुर्जों पर भी
ये सब ज़्यादा टैक्स लगाना पहले से शुरू किया, ऐसे सब मुद्दे जो अपने लिए काम का नहीं। एक लाइन में पता होना चाहिए प्रोटेक्शनिज्म क्या है, हर छोटी चीज़ पर बड़ा या कम किया वो सब काम का नहीं होता। फिर पेज 18 स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज़ में माइकल किंडो जो 1970s के ज़माने में हॉकी प्लेयर थे, उनका देहांत हुआ। लुइस हैमिल्टन जो वो फार्मूला 1 के रेस का ड्राइवर है, उन्हें इंग्लैंड की रानी द्वारा नाइटहुड, मतलब वो जो खिताब दिया जाता है नाम के आगे फिर सर लगाते हैं, सर लुइस हैमिल्टन, ऐसा कुछ होने वाला है। खैर ये अपने लिए इतना काम का नहीं। तीसरे समाचार वो ओलंपिक में याद करो ब्रेक डांस और ई स्पोर्ट्स ऐड करने के सब प्रस्ताव चल रहे हैं, उसके फेवर और अगेंस्ट में क्या मुद्दे हैं, ऐसी सब कॉलम बनाई गई है। अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा एक ज़माने में उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन ऐसी सब ऑनलाइन गेम्स की कोई टूर्नामेंट को स्पॉन्सर नहीं करूंगा। लेकिन वही अलीबाबा 10 साल बाद 2018 में उन्होंने ऐसे सब ऑनलाइन गेम्स की टूर्नामेंट को वो स्पॉन्सरशिप देते हैं ताकि अपना एडवर्टाइजमेंट होता रहे। ये दिखाता है कि अब अलग अलग कंपनियां भी इसको मान रही है कि हाँ ये पबजी टाइप की चीज़ें, उसी में एडवर्टाइजमेंट का पैसा है। तो अगर ओलंपिक भी इनको गेम्स के रूप में ऐड करे तो कुछ गलत बात नहीं। अल्टीमेटली स्पोर्ट्स को सर्वाइव करना है तो स्पॉन्सरशिप का पैसा चाहिए। और जहाँ तक ब्रेक डांस की बात है तो आइस स्केटिंग जो करते हैं या जो जिम्नास्टिक करते हैं या वो सिंक्रोनाइज स्विमिंग करके जो ऊपर से जंप मारते हैं दो दो खिलाड़ी, वो सभी में भी डांस का कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है ही। तो ब्रेक डांस अलग से या ये भद्दा क्यों है? अल्टीमेटली एथलेटिक एजिलिटी ही टेस्ट हो रही है ब्रेक डांस में, और ई स्पोर्ट जैसे पबजी तो वहाँ पर मेंटल फिटनेस ही टेस्ट हो रही है जैसे चेस में होती है। तो इन सबको भी रखना चाहिए वगैरह मुद्दे। खैर स्पोर्ट्स एज अ हॉबी हो तो लिख सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बड़ा निबंध पूछा जाए तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये था शुक्रवार का न्यूज़पेपर।